My name is Tejaswini and we are going to learn first chapter from economics for CMA Foundation. The name of the chapter is Basic Concepts of Economics. इकोनॉमिक्स हम वैसे थोड़ा बहुत 11-12 में भी पढ़ चुके हैं. बेसिक डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा सबको आता है कि सोशल साइंस है, फिर उसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, देर इज़ डिमांड, देर इज़ सप्लाई, देन देर इज़ प्रोडक्शन, उसमें बैंकिंग आता है, उसमें आरबीआई आता है एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर गोइंग टू बी देयर. तो बेसिकली बात किस चीज़ की करेंगे इकोनॉमिक्स में? इकोनॉमिक्स में ना हर चीज़ की बात करेंगे. देख लीजिए, वी टॉक अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स इन इकोनॉमिक्स. कौन कौन सी चीज़ें देख लेते हैं. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हिस्ट्री. अब आप बोलेंगे क्या हिस्ट्री के बारे में क्यों बात करना, ख़त्म हो गया वो तो 10th में. नहीं, ख़त्म तो नहीं हुआ. जैसे फॉर एग्जाम्पल वर्ल्ड वॉर 2 जो है, 1 भी वैसे, बट 2 इज़ वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट इवेंट्स ऑन द बैक ऑफ दिस अर्थ. बहुत सारे कंट्रीज इन्वॉल्व थे. देन आपको पता है कौन जीता, फिर कौन हारा. तो उस चीज़ का क्या कनेक्शन है हमारे सब्जेक्ट से? हमारे सब्जेक्ट से हर चीज़ का कनेक्शन है. It is connected to history, it is connected to geography, it is connected to sociology, it is connected to psychology, it's connected to money, it's connected to science and maths. Okay, maths, oh my god. नहीं, वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है इसमें. लेकिन जब पैसों की कैलकुलेशन की बात आती है, व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट, कहाँ से सुना हुआ ये? अकाउंट्स. एवरीथिंग हैज़ टू डील विथ इकोनॉमिक्स. पहले तो हिस्ट्री का कनेक्शन लगाते हैं. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सारे लोग मर गए, अ लॉट ऑफ पीपल डाइड एंड इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस वॉज वन ऑफ द सिग्निफिकेंट इवेंट्स. After that, we started rebuilding our country because for a lot of years, more than 150 years, we were under the rule of British Empire. So World War II was one of the very significant events in the history that impacted our economy. कैसे? We got independence, so like that's the best thing on the back of this world, on the back of this earth. तो उसको इतना डीपली क्यों स्टडी करना, उसको इतना सीरियसली क्यों लेना? बिकॉज 150 ईयर्स के बाद फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया के सारे स्टेट्स, सारे किंग्स, सारे प्रोविंसेस वर बीइंग रूल्ड अंडर वन गवर्नमेंट एंड नॉट अंडर वन किंग. सो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया बिकेम अ डेमोक्रेसी. वी बिकेम अ डेमोक्रेसी. वी बिकेम अ डेमोक्रेटिक कंट्री. Our first PM was Mr. Nehru. And we were typically, initially, a socialist country. A socialist country, just like Russia at that point of time. Just like Russia, even including China at that point of time. तो फिर उस बारे में अभी क्यों बात कर रहे हैं? सोशलिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म, ये झगड़ा बहुत लंबे सालों तक चला. पीपल बहुत साल चले गए उसमें. नॉट ओनली दैट, एक इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ आपको. वी ऑल नो दिस कंट्री. ये हिस्ट्री में ना एक ही बार वॉर हारे हैं और वो वियतनाम के साथ हारे हैं. यस. अब यूएसए उधर इतना बड़ा, वियतनाम एशिया में इतना छोटा गरीब देश, डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. व्हाई डू यू थिंक यूएस ने वियतनाम पे अटैक किया होगा? बिकॉज वियतनाम वॉज वेरी मच अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइना, विच मीन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोशलिज्म. यूएसए सिंस बिगिनिंग is a capitalist country and they never want socialism
to win or to increase their influence. You wouldn't believe that was the reason उन्होंने वियतनाम पे अटैक किया था, that killed a lot of soldiers from USA, और यूएस को हार का मुंह देखना पड़ा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन लाइफ, क्योंकि वियतनाम जिस तरीके का लैंड है वहाँ पे तो फाइट करने की आदत यूएसए को है ही नहीं. इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर 2 जहाँ पे यूएसए जीता था, उस केस में भी द वॉर वॉज नॉट फॉट ऑन द लैंड ऑफ यूएसए. वियतनाम एक एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है, लोगों को लंबे लंबे चलने की आदत है, वॉक्स करने की आदत है. लिटरली सोल्जर्स को लगने वाली ज़रूरत की चीज़ें जो है लोगों ने साइकिल्स पे, गधों पे, घोड़ों पे चल के ट्रांसपोर्ट की थी, विच वॉज वेरी मच इम्पॉसिबल फॉर यूएसए टू डू जब वो वियतनाम के लैंड पे वॉर लड़ने चले गए थे. लिटरली यूएस के प्लेन्स ने, फाइटर प्लेन्स ने, दे डिस्ट्रॉयड देयर जंगल्स, दे डिस्ट्रॉयड देयर फार्म्स. वियतनाम ने फिर भी हार नहीं मानी. दे डिड विन दैट वॉर. सो विद दैट ये प्रूव भी हो गया कि यूएस को हराना इज वेरी मच पॉसिबल. वॉर बस इसलिए लड़ा गया था, नॉट बिकॉज डू यू थिंक वियतनाम जैसा कोई छोटा कंट्री विल बी एबल टू क्रिएट अ थ्रेट यूएस के लिए. नहीं, द वॉर वॉज जस्ट फॉट बिकॉज यूएस वॉज वरिड कि वियतनाम सोशलिज्म के इन्फ्लुएंस में चला जाएगा, एंड सिमिलरली द सोशलिज्म विल कीप स्प्रेडिंग, एंड देन कैपिटलिस्ट कंट्रीज के लिए वो थ्रेट बना देगा. हैट्स ऑफ टू द स्पिरिट ऑफ वियतनामीज पीपल, ये वॉर जीत लिया गया था. बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी है. वेन एवर यू हैव टाइम, वंस इन लाइफ टाइम, एटलीस्ट एक बार विकीपीडिया पे पूरा पढ़ लीजिए कि ये वॉर कैसे लड़ा गया था. सो हमारे इकोनॉमिक्स के साथ इसका क्या रिलेशन है? बेसिकली कैपिटलिस्ट वर्सेस सोशलिस्ट, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर लड़ा गया है ऑब्वियसली इन हिस्ट्री. कोल्ड वॉर भी उसी के बेसिस पे लड़ा गया था. हम बहुत शॉर्ट में समझने वाले हैं कि कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट में क्या फ़र्क होता है, या कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म में क्या फ़र्क होता है. इन कैपिटलिज्म वी वेरी मच बिलीव इन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी एंड बिजनेस. सो जो ओनरशिप है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी एंड बिजनेस की अगर मैं बात करूं, तो कैपिटलिज्म में इट कैन बी वेरी मच प्राइवेटली ओन्ड हो सकता है. सोशलिज्म में एवरीथिंग इज गवर्नमेंट ओन्ड. सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंस. मार्केट कंट्रोल की मैं बात करूं तो द मार्केट इज ऑल टुगेदर कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट, एंड हियर मार्केट इज कंट्रोल्ड बाय कॉम्पिटिशन. कॉम्पिटिशन क्यों? सी, सिंस एवरीबडी इज अलाउड टू डू बिजनेस, हम लोग बहुत सारी दुकानें खोलने के लिए परमिशन देंगे, हर एक को लाइसेंस देंगे कि आप भी बिजनेस कीजिए, आप भी बिजनेस कीजिए. सो देयर विल बी लाइक a lot of people in the market who are trying to sell the same thing, say for example biscuits. So if there are 500 people selling biscuits, 500 shopkeepers selling biscuits, so obviously अगर प्राइस किसी एक ने बहुत ज़्यादा कर दिया तो बाकी के 499 लोग क्या करेंगे? ये लोग बोलेंगे कि हम थोड़ा कम प्राइस में बेचना स्टार्ट करते हैं, तो ये जो ज़्यादा प्राइस में बेच रहा है वो तो मार्केट के बाहर हो जाएगा. दैट इज हाउ विल ट्राई रिड्यूसिंग द कॉम्पिटिशन. सो ऑब्वियसली अ वाइज पर्सन विल नॉट सेल एनीथिंग एट दैट हाई प्राइस कि वो कॉम्पिटिशन से ही बाहर हो जाए. इसका बेनिफिट कंज्यूमर्स को क्या मिलता है? ऑब्वियसली कंज्यूमर्स को भी कॉम्पिटिटिव प्राइजेस मिलते हैं एंड बहुत सारे चॉइसेस मिलते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली 500 डिफरेंट शॉप्स आर सेलिंग 500 डिफरेंट बिस्किट्स. So even consumers are in a benefit. As against that, यहाँ पे तो गवर्नमेंट की मर्जी चलेगी. So if the government is corrupt, which is quite a possibility, कि ये कंपटीशन फेयर तरीके से ना हो, rather there won't exist competition. कोई कंपटीशन ही नहीं होगा. जो भी गवर्नमेंट बोलेगा, जो भी प्राइस बोलेगा, वो
कंज्यूमर्स को देना पड़ेगा. एंड दैट इज वाई जैसे ग्लोबलाइजेशन के चलते पीपल नेवर रियली लाइक द आइडिया ऑफ सोशलिज्म. एंड slowly China, which was actually a socialist country, later on changed its approach, opened its economy, and now we all know that they are one of the most powerful countries in the world. बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उनके पास. 2019 के एंड में more than $1 billion का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है. ये ऑब्वियसली एक ऑफिशियल आंकड़ा है. द रियल नंबर कैन बी ऑब्वियसली वे टू डिफरेंट. So going ahead, people never like the idea of socialism. It's like, आपकी क्लास में ना सबको सेम मार्क्स दिए जाएंगे irrespective of how you perform in the exam. क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन अलाउड है इन कैपिटलिज्म विच इज नॉट अलाउड इन सोशलिज्म. सो ऑब्वियसली हार जीत का सवाल ही नहीं उठता. द पर्सन विद द लेस पोटेंशियल एंड द पर्सन with more potential, both are actually getting the same amount of income, which is not acceptable in today's modern world, and that is the reason we do not really like the idea of socialism. We prefer capitalism. So what about India? Are we capitalist or we socialist? अगर इंडिया की बात करें तो we are neo capitalist, मतलब पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट नहीं, बट बहुत हद तक कैपिटलिस्ट. हाउ? एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ, एक प्योर कैपिटलिस्ट कंट्री का और नियो कैपिटलिस्ट कंट्री का. यूके इज अ कैपिटलिस्ट कंट्री. उनके सेंट्रल बैंक का नाम है रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड. इंडिया इज अ नियो कैपिटलिस्ट कंट्री. हमारी सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डज अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है. दे कंट्रोल बैंक रेट, दे कंट्रोल सप्लाई ऑफ करेंसी, दे कंट्रोल फॉरेन एक्सचेंज रेट पे टू सम एक्सटेंट. सो दे डू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन द अदर बैंक्स. दे रादर हेल्प टू रिड्यूस द वोलेटिलिटी इन द इकोनॉमी. रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड जो है यूके का सेंट्रल बैंक, ये इनमें से कोई भी फंक्शन नहीं करता जो आरबीआई करता है. इट डजंट कंट्रोल इकोनॉमी, इट डजंट कंट्रोल द अदर बैंक्स, इट डजंट कंट्रोल एनी वोलेटिलिटी. उसका एज सच कोई रोल नहीं है पावरफुल उसमें, बिकॉज दे आर 100% कैपिटलिस्ट. पूरा का पूरा जो कंट्रोल है दे ट्राई टू डू इट थ्रू कॉम्पिटिशन रादर देन एनफोर्सिंग द लॉ ऑन पीपल. हम उसमें बिलीव नहीं करते हैं. येस, ऑल द प्राइवेट बैंक्स आर अलाउड टू ऑपरेट. दे आर गिवन अ लार्ज डिग्री ऑफ फ्रीडम, बट दे आर नॉट गिवन अ डिग्री ऑफ फ्रीडम जो 100% बोला जा सके. आरबीआई हैज ऑलवेज बीन अ वॉच डॉग ऑन दोज बैंकिंग्स. सो येस, नियो कैपिटलिस्ट कंट्री में ऑलमोस्ट 100% फ्रीडम होता है. बट अगर गवर्नमेंट चाहती है टू एक्सरसाइज सम कंट्रोल ऑन सम ऑर्गेनाइजेशंस, येस, इट्स पॉसिबल. So this is what India is neo-capitalist. This is what UK is capitalist. हर एक के अपने pros and cons होते हैं. And definitely capitalist, socialist, ये neo-capitalist, इन countries को मिला के ये दुनिया बनी हुई है. So when we are learning economics, we are going to learn all these economies or all these type of styles of working. We will also at the same time look at how private individuals or how small families like yours and mine make their decisions of expenditures and incomes. तो ये सारी बातें इकोनॉमी में आएंगी. कैसे? किसी के घर पे शादी है, इमेजिन करो. what all things are done, we do a lot of shopping. हम कपड़े खरीदते हैं, हम ज्वेलरी खरीदते हैं. then sometimes we also buy a car. then एक बहुत बड़ा सा हॉल बुक करते हैं. we invite a lot of people, we pay the caterers. So we make sure our food is delicious. So people remember this for years. So देखो कितना सारा खर्चा किया और हम सब का जो खर्चा हुआ वो कितने सारे दूसरे लोगों का इनकम हो गया. So every small transaction happening is going to be the part of economic transactions around. And वो इकोनॉमी को अफेक्ट करता है.
जैसे करंटली कोविड-19 के चलते अ लॉट ऑफ थिंग्स आर नॉट अलाउड, जैसे शादियों के लिए बैंक्वेट हाउस वगैरह बुक करना अलाउड नहीं है बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग के चलते अ लॉट ऑफ पीपल कैन नॉट कम टुगेदर. सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ नेगेटिव फैक्टर फॉर दिस इकोनॉमी, क्योंकि उनका इनकम नहीं हो रहा है जो बैंक्वेट हॉल्स को ओन करते हैं. सिंस दे आर नॉट अर्निंग, दे विल बी पेइंग लेसर टैक्सेस टू गवर्नमेंट, एंड ऑब्वियसली दैट रिड्यूसेस द इनकम ऑफ गवर्नमेंट. So everything actually impacts our economy, everything impacts our national income, everything impacts our life. And that is the reason economics is a sum total of everything, including history, geography, sociology, philosophy, how people think, the choices we make, and that is why it's a very vast science. तो ये जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए थे जो हिस्ट्री का पार्ट है एक्चुअली, they are today also impacting us. How? World War II was never fought on the land of US. So दो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज जैसे यूके एंड रशिया, दे वन द वॉर, लेकिन उनका नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया. एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यूएस मेड श्योर दैट उसका फ़ायदा उठाते हुए दे बिकेम द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, एंड टुडे ऑल्सो दे आर रूलिंग द वर्ल्ड. So the event that had happened in past today as well impacts our economy. है ना, डॉलर इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल करेंसी इन द वर्ल्ड. ये स्टोरी बिगिन कहाँ पे हुई थी? एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू. सो आई होप इट्स क्लियर. एवरीथिंग दैट हैपन्स इन द हिस्ट्री, एवरी वॉर दैट हैज बीन फॉट इन द हिस्ट्री, एवरी वॉर दैट हैज बीन वन और लॉस्ट इन द हिस्ट्री विल इम्पैक्ट इकोनॉमी. सो जोग्राफिकल इम्पैक्ट क्या होता है फिर? Countries like Saudi, countries like Iraq या Iran, they have got a lot of raw oil, petroleum per se, and that is the reason they are earning a lot of currency out of selling the petrol, by sale of petrol. So yes, उनका economy is basically driven by oil and the price of oil in the international market. So इवन सऊदी इज़ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा ऑयल रिजर्व है. सो जियोग्राफिकली दे आर लोकेटेड एट अ प्लेस जहाँ पे ऑयल रिजर्व है, एंड दैट इज़ वाई दे आर वेरी वेरी पावरफुल. अब बहुत इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. वर्ल्ड मैप सामने लाइए अपनी नज़र के. दिस इज़ वेयर यूएसए इज़ लोकेटेड, दिस इज़ वेयर जापान इज़ लोकेटेड. टिपिकल वर्ल्ड मैप. बीच में वी ऑल नो दुबई, यूएई है ना. यूएई का यूएई इज व्हाट? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. दे एज वेल अर्न अ लॉट ऑफ मनी, दे एज वेल मेक अ लॉट ऑफ मनी. उनके पास तो ऑयल रिजर्व भी नहीं है, उनके पास तो वैसा प्लेजेंट क्लाइमेट भी नहीं है. दे आर वन ऑफ द वेरी हॉटेस्ट प्लेसेस ऑन द बैक ऑफ दिस अर्थ. कैसे पैसे कमाते हैं? ओह, they have developed themselves as a trade hub. So दुनिया भर में कहीं से भी कुछ भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो जो हॉट लगता है, वो मोस्टली इज गोइंग टू बी हियर इन दुबई और इन अबू धाबी. सो वहाँ पे ट्रेडिंग सेंटर है बहुत ज़्यादा. तो मुझे कहीं भी अपने कंट्री में कुछ बेचना है जो यूएस से आता है, आई हैव अ गुड अपॉर्चुनिटी टू गो टू दुबई, buy it in bulk, make a good deal with them and sell it in my country with a very good profit margin. So वो लोकेशन का फ़ायदा उठा रहे हैं. उनके पास ऑयल भी नहीं है, उनके पास प्लेजेंट क्लाइमेट भी नहीं है, लेकिन फिर भी दे आर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड. यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स. सो ये जोग्राफिकल बेनिफिट है उनके पास. सो अ लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स इम्पैक्ट. आगे चलते हुए मैं साइकोलॉजिकल बात करूं तो चॉइस मेकिंग इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो ट्रांजैक्शंस को अफेक्ट करता है, इसीलिए पैसों के सप्लाई को अफेक्ट करता है, इसीलिए आपको और मुझे भी अफेक्ट करता है. एंड दैट इज़ वाई इट्स वेरी वेरी क्रूशल उसे समझना. व्हाट इज़ अ चॉइस मेकिंग? व्हेन यू हैव 10 चॉइसेस अवेलेबल एंड आप कोई एक चीज़ चूज करते हो, तो ऑब्वियसली वहाँ पे पैसे स्पेंड होते हैं. आप कहाँ पैसे स्पेंड करते हैं ये देखते हुए दूसरे लोग वैसी प्रोडक्ट्स बनाएंगे,
and that is how the economy will go on. What do you mean by that? In the world of digitalization, फिलहाल कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, इंटरनेट से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं. मोस्टली वी आर कन्फाइंड टू आवर होम्स. तो anything that supports these technologies is going to be sold at a higher pace. Choice making, sometimes compulsion. So based on the situation, based on my psychological condition or the consumer's psychological condition, demand is going to exist, and to fulfill that demand, supply is going to exist. So I hope I'm very very clear on this, that every factor जो साइकोलॉजी से रिलेटेड है, जो चॉइस मेकिंग से रिलेटेड है, दैट विल ड्राइव द डिमांड एंड दैट विल ड्राइव द सप्लाई एंड दैट विल इन टर्न ड्राइव द इकोनॉमी. सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो कि इकोनॉमिक्स में बहुत सारे दूसरे एस्पेक्ट्स के बारे में भी सोचना पड़ता है. येस, इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. टाइम एस्पेक्ट एज वेल इज वेरी इंपॉर्टेंट. देख लीजिए, इन 1991 इंडियन हिस्ट्री में सबसे पहले वी ओपनड अप द इकोनॉमी. We opened up the economy. मतलब very first time, for the very first time we allowed some foreign companies to come down in India. तो ग्लोबलाइजेशन की शुरुआत हुई थी 1991 में. फिर हमने जो लाइसेंस राज है वो कम कर दिया कि the less amount of permissions, less amount of documentation is required to start a business. So easy कर दिया बिजनेस करना. इसकी शुरुआत हुई थी 1991 में. प्लस थोड़ा सा हमने ये भी प्रॉमिस किया कि हम इंपोर्ट्स की तरफ भी ध्यान देंगे. सो वी ओपनड अप द इकोनॉमी इन 1991. चाइना ने यही कदम ना 1980 में उठाया था. तो हमसे 11 साल पहले चाइना स्टार्टेड ओपनिंग देयर इकोनॉमी, एंड यू कैन सी द डिफरेंस ऑफ दोज 11 ईयर्स और द गैप ऑफ दोज 11 ईयर्स. प्रोबेबली कभी भी फील नहीं कर पाएंगे हम लोग. like India, they are the ones, they are way too ahead of time. and बहुत सारे important मैन्युफैक्चरर्स जैसे डेल हो, नोकिया हो या फिर एप्पल हो, ये बेसिकली बहुत सारी कंपनीज यूएस एंड यूरोप को बिलोंग करती हैं, लेकिन उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स चाइना में हैं. इसलिए एम्प्लॉयमेंट चाइना में जनरेट होता है. प्लस यूरोपियन एंड यूएस कंपनीज को बहुत सस्ते में लेबर मिलता है. सो इन शॉर्ट चाइना का डेवलपमेंट इसी वजह से स्टार्ट हुआ था, बिकॉज दे ओपनड अप द इकोनॉमी अर्लियर एंड दे प्रोवाइडेड द चीप लेबर टू दोज कंपनीज. वी ओपनड अप द इकोनॉमी लेटर एंड रिस्ट्रिक्शंस भी हमने बहुत सारे धीरे धीरे स्लो किए थे, एंड दैट इज वाई वी वर लेट ऑन द टाइम स्केल. प्रिसाइजली एज अ कलेक्टिव रिजल्ट ऑफ दैट चाइना इज वेरी पावरफुल. उनके पास फॉरेन एक्सचेंज ज़्यादा है. दे हैव फ्लडेड द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड बाय एक्सपोर्टिंग द चीप प्रोडक्ट्स. सो इंडिया वो गैप कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि 11 साल लेट है हम लोग. एक और इंटरेस्टिंग बात बताते हैं. ईद दुनिया भर में मनाई जाती है. वो हमारे मुस्लिम भाई बहनों का फेस्टिवल है. दिवाली इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय हिंदूज. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड मेनली बाय क्रिश्चियंस. हम भी मनाते हैं. सो हम ईद के दिन शीर खुरमा खाते हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. ग्लोबलाइजेशन के चलते ये रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं रहे हैं. सो ईद, दिवाली, क्रिसमस के दिन जो भी दिए लगते हैं, दियों की मालाएं जलती हैं, आती कहाँ से हैं? चाइना प्रोवाइड्स टू अस. कैसे? बिकॉज सस्ती आती है. एक साल भी चल गई, इस साल भी खरीदी, एक साल भी चल गई और अगले साल मुझे नहीं खरीदनी पड़ी, तो भी इट्स स्टिल गोइंग टू बी ओके. नेक्स्ट ईयर आई गेट टू यूज समथिंग मोर. प्लस इस साल चाइना मेड का माल 50 से लेके 70 रुपये में एक मिलता है. अगर आप विथ वारंटी वाला माल खरीदो, इंडियन मेड, समझो अच्छी इंडियन कंपनी ने कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया है, यू गेट इट फॉर 300 रुपीज़. एंड आई एम नॉट रेडी टू स्पेंड 300 रुपीज़, क्योंकि प्रोबेबली अगली साल मुझे याद ही नहीं आए कि मैंने पिछले साल पैकिंग करके वो कहाँ पे रखा था. आई विल रादर पे 70 रुपीज़, बाय अ चाइना मेड थिंग फॉर मी. ईद पे, दिवाली पे या क्रिसमस पे, चाहे दुनिया भर में ये कहीं भी मनाया जाए, प्रोडक्ट तो चाइना से आ रहा है. सो आई विल स्पेंड से 70 रुपीज़ rather than spending 300 rupees. and even if I'm saying कि ये चला नहीं अच्छा सा,
and next year I have to buy a new one, I will go buy and a new one again, something else for 70 rupees to 80 rupees. समझ लो इन्फ्लेशन है 10 रुपये का. So in the next year I'm going to buy it for 80 rupees. Still a fair deal for me. This is how China has been flooding economies, or China has been flooding markets of the world using cheap products. So quality के बारे में खास मैं concerned नहीं हूँ, because अगर अगले साल ये चलता भी नहीं है तो it's okay, because the price is very less and I am able to spend that much of money. So again ये भी एक aspect है, choice making है मेरी. So 300 रुपीज़ का कुछ आर्टिकल में खरीदूँ, उससे अच्छा है मैं कोई आर्टिकल 70-80 रुपीज़ में खरीदूँ. सो अगले साल नहीं चला या अगले साल मैं भूल गई कहाँ रखा है, आई एम स्टिल ओके विद इट, आई गो एंड बाय अ न्यू वन. चाइना मेड प्रोडक्ट्स के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग कहावत है, चले तो चांद तक एंड ना चले तो शाम तक. उसकी कोई अश्योरेंस नहीं है कि वो अच्छे से चलेगा ही या फिर लंबे समय तक चलेगा ही. पीपल आर स्टिल ओके विद इट. वाई? बिकॉज द प्राइजेस एट विच दीज प्रोडक्ट्स आर बीइंग ऑफर्ड इज वेरी लेस as compared to the original ones, or as compared to the ones those are sold with warranty. Choice making. Okay, so these were the basic factors that guide economy, that guides economics. तो अगर मैं आगे बात करूं तो इकोनॉमिक्स क्या बोलता है? इट इज़ वन ऑफ द सोशल साइंसेस. यस, सोसाइटी से रिलेटेड है हम लोग. वी लाइक टू स्टे कलेक्टिवली इन अ सोसाइटी. हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हुए जीते हैं. वी आर सोशल एनिमल्स. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड के इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मैन से इट्स ऑलरेडी ऑलवेज रिलेटेड. एंड द नेक्स्ट एस्पेक्ट ऑल्सो वी हैव डिस्कस्ड, अर्निंग ऑफ मनी एंड स्पेंडिंग ऑफ मनी. ये हमेशा एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. We all are engaged in the economic activities because we all want to earn money. We all want to fulfill our desires. We all want to grow big. We all want to become successful. And we are ready to sacrifice a lot of time studying, a lot of time reading, a lot of time getting that information जो हमारे लिए बहुत useful है. So based on what our ultimate goal is, which is earning money, हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं कि वहाँ तक पहुँचे कैसे. Some of us they become chartered accountants. Some of us they become doctors. Then कुछ engineers बनते हैं, कुछ और करते हैं. In the world of globalization, a lot of new opportunities are coming up. And based on our capacity, our choice and our goals, we choose a way to reach there. So we all are actually engaged in economic activities क्योंकि हम सबको पैसे कमाने हैं. So basically we all want to earn money, and for that we opt a lot of different ways. Everything basically begins with satisfying the wants we have. So everything will begin with satisfying the wants. To satisfy those wants, resources are needed. And these resources, they belong to the society. The resources are limited, whereas wants are unlimited. And clearly, that's the economic problem, the main and the central economic problem. So that's the main issue, main economic problem we have. So this holds good at microeconomics level as well as macroeconomics level. So micro में भी सच है and macro में भी सच है. Micro is like studying the individual unit, macro is like studying the whole economy. But दोनों cases में issue तो वही है that man is very greedy, but the resources are limited. With limited resources, how to make sure that our wants are satisfied is going to be very difficult. That is when choice making comes into the picture. That is when we learn prioritizing the things. What is the meaning of that? Let's take an hypothetical example. Suppose some Mr. A stays in a hostel at Pune
to this particular person 10,000 rupees per month are sent for his monthly expenditure. Just a minute. Now, how would he spend money? First, he will pay rent or hostel charges of the month. Hostel charges. After then, mess, खाने का पैसा. Then, he must roam around in the city for the classes, for the colleges, to buy whatever stuff he wants. And इसके बाद अगर कुछ बचता है तो definitely मनचाहा shopping. So then he might have expenditure of choice, of his own choice. So 1, 2 and 3 are the compulsory expenditures. They are compulsory expenditures. And अगर ये खर्चा होके कुछ बचता है तो आई विल हैव अ चॉइस. बट मोस्टली 10,000 देखते हुए मुझे नहीं लगता कुछ ज़्यादा खास बचने वाला है. एंड दैट इज़ वाई एक्सपेंडिचर ऑफ चॉइस के लिए स्कोप बहुत कम होने वाला है. उसमें भी कभी कोई गाड़ी का सर्विस ही निकल जाता है, कभी स्टेशनरी के लिए पैसे चाहिए, या फिर कभी टायर पंक्चर हो गया, कभी फ्रेंड की गाड़ी पंक्चर हो गई. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. सो चॉइस के लिए पैसे बहुत कम बचेंगे. अगेन correlate this with the resources available. So ये resources है मेरे 10,000 and all these are the wants of that particular guy. These are his wants. ये वो करना चाहता है. इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें करना चाहता है. But the amount of money available is very much limited. So ये जो personal level पे Mr. A is facing, the same is faced at country level by the governments. So if government wants to undertake a big developmental activity, उतने पैसे नहीं होते. फिर कभी bonds float करो, कभी वर्ल्ड बैंक से borrow करो, या कभी IMF से borrow करो, या किसी दूसरे country से you can borrow. Say for bullet train of India, we have borrowed a hell lot of money from Japan. So whatever issue of satisfying unlimited wants with the limited resources is faced at personal level, the same issue is faced by governments at their own national level, at a very high level. So wants हमेशा ही आपके unlimited होंगे और resources जो है वो हमेशा ही limited होंगे. Now सभी लोग इकोनॉमिक एक्टिविटी में एंगेज होते हैं क्योंकि सब पैसे कमाना चाहते हैं. ये हमने देखा था. तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्रक्स में क्या डिस्कस करते हैं हम लोग? व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर? एवरीथिंग बिगिंस विद द वांट, कि मुझे क्या चाहिए, व्हाट डू आई वांट. सो आई विल ऑलवेज बिगिन विथ वांट. टू सैटिस्फाई देम आई विल टेक एफर्ट्स, एंड दैट इज हाउ आई विल मेक श्योर आई विल गेट दैट सेटिस्फैक्शन. So I began with wants, कि मुझे क्या चाहिए, उसके लिए you will take effort and finally you will get that satisfaction. Say for example, you need a notebook. You walk to the shop and then you pay the money and ultimately you buy the notebook. That is how it all works. Sometimes our efforts are lesser तो satisfy नहीं हो पाता है. बट सब्जेक्ट मैटर में तीन चीज़ें देखते हैं. What do you want? What kind of efforts and how much efforts you take in order to satisfy that want. So that is nothing but the subject matter of economics. So इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स और भी हैं जो है
जो है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज नथिंग बट क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय यूजिंग रिसोर्सेस. Without that creation activity, it is impossible to use that particular thing. I'll give you a very simple example. जो raw gold है, जो raw gold होता है, unless you convert that into the jewelry, it's impossible to use it. क्योंकि वो टुकड़ा वैसे as such किसी काम का नहीं होता है. And technically that is why your raw material has to be converted into jewelry, which means creation of goods is necessary. Similarly, services के केस में क्या होता है? You go to the doctor, you get your health checked, health checkup, and then he gives you medicines, and that is how you get better. So, simply having the knowledge of medicines is not sufficient. You will have to make sure that your knowledge is actually converted into services. क्योंकि सर्विसेज यूज कर सकते हैं. आई कैनॉट यूज नॉलेज, आई कैन यूज योर सर्विसेज. एंड हाउ? आफ्टर यू डिलीवर योर नॉलेज टू मी, योर नॉलेज इज एक्चुअली कन्वर्टेड इनटू द सर्विस एंड देन इट इज यूजफुल टू मी. सो कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू गुड्स, या फिर कन्वर्जन ऑफ नॉलेज एंड मे बी थोड़ा बहुत और दूसरा रॉ मटेरियल, जैसे प्रिस्क्रिप्शन पैड यूज कर लिया, पेन यूज कर लिया, तो थोड़े बहुत गुड्स लग सकते हैं. सो कलेक्टिव कन्वर्जन ऑफ दोज गुड्स एंड नॉलेज जब टेक्निकली हम सर्विस में कन्वर्ट करेंगे, ये जो कन्वर्जन एक्चुअली में होगा, तभी इट विल बी वेरी वेरी यूजफुल टू मी. सो प्रोडक्शन में यूटिलिटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है. एज सच सोने का टुकड़ा मेरे किसी काम का नहीं है. वंस यू मेक सम ज्वेलरी आउट ऑफ इट, इट्स गोइंग टू बी ऑफ सम यूज टू मी. क्या ऐसा करना मैजिक से होगा? इज देयर एनी मैजिक available to do it? नहीं. There is a systematic conversion of raw material into goods. There is a systematic conversion of knowledge into the services. उसके लिए basically क्या क्या करते हैं? We use ज़मीन, land, labor, capital and organization. कैसे यूज़ करते हैं इसका? Obviously आपकी कोई फैक्ट्री है तो उसकी जो मशीनरी है, उसकी जो शेड है, या फिर जहाँ पे आप खड़े होते हैं एंड एक्चुअली एक्टिविटी प्रोडक्शन की चलती है, उसके लिए लैंड लगता है. सो लैंड इज़ अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. देन उसमें ह्यूमन बींग्स के एफर्ट्स लगते हैं, जिससे हम लेबर बोलते हैं, ह्यूमन एफर्ट्स. फिर कैपिटल, यानी कि अभी के लिए इसे इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं. इस पर हम और डिटेल में बात करेंगे इन द अपकमिंग चैप्टर. सो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगेगी. यू नीड टू बाय मशीन्स. आपको इलेक्ट्रिसिटी के इंस्टॉलेशंस लगेंगे, क्योंकि हमारे घर वाली जो छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी की सेटअप होती है वो काम नहीं करती फैक्ट्री में. यू विल हैव टू बाय अ सर्किट और बाय अ लोड जो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सके. एंड द लास्ट वन इज देयर हैज़ टू बी सम ऑर्गेनाइजेशन, सम कलेक्टिव एफर्ट, सम मोर नंबर ऑफ ह्यूमन बींग्स. अकेले it is impossible to do it. It is actually collection of human beings. It is actually a group of human beings. As a result of their efforts, goods and services create होते हैं. So I hope this is clear. This is very easy. The next aspect is technique and technology. Technique का मतलब होता है how you do it. Technique का मतलब होता है how you do it. So technique में roughly दो categories आती हैं. So technique में रफली दो कैटेगरीज बता रही हूँ मैं. एक होता है लेबर इंटेंसिव एंड दूसरा होता है कैपिटल इंटेंसिव. सो टेक्निक में कैसे करते हैं? इट इज डिफाइंड एज अ रेशियो इन विच इनपुट्स आर कंबाइंड टुगेदर टू प्रोड्यूस वन यूनिट ऑफ आउटपुट. के जो डिफरेंट इनपुट्स है मेरे, मतलब लैंड, लेबर, ये जो चीज़ें हैं, या कैपिटल है, जो भी है कैपिटल, इन्हें हम कैसे कॉम्बिनेशन में इकट्ठा लेते हैं सो दैट आई कैन कन्वर्ट समथिंग इनटू गुड्स एंड सर्विसेज फॉर्म. सो
कैसे लगेंगे, यहाँ पे एक सिंपल एग्जांपल दिया है, कैपिटल के एंड लेबर लिया है सिर्फ, तो 1 यूनिट ऑफ कैपिटल इज कंबाइंड विथ 2 यूनिट्स ऑफ लेबर टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट. सो 1 यूनिट ऑफ कैपिटल आप डिफाइन कर सकते हैं, मे बी मेरा 1 यूनिट कैन बी इक्वल टू 100 रुपीज़ और 1 यूनिट कैन बी इक्वल टू 1 लाख रुपीज़, डिपेंड करता है. 2 यूनिट्स ऑफ लेबर, सो से फॉर एग्जांपल 2 लोग काम करते हैं, 1 लाख के मशीन पे 2 लोग काम कर रहे हैं, सो मेरा रेशो हो गया 1:2. इसे बोलते हैं टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन. सो जो मेरे पास 1 लाख की मशीन पे 2 पीपल आर वर्किंग इज द टेक्निक दैट आई यूज. इज इट नेसेसरी दैट द सेम टेक्निक वर्क्स ऑन किसी दूसरे के प्लांट पे? मे नॉट बी द केस. इन सम केसेस मे बी 1 लाख की मशीन पे एक ही बंदा काफ़ी है, बिकॉज द मशीन इज हाईली ऑटोमेटेड, इट्स हाईली कस्टमाइज एंड आई रियली डोंट नीड अ लॉट ऑफ ह्यूमन बींग्स वर्किंग ऑन इट. So the technique that I'm using may not be the same as the technique that you are using. The ratio in which I put my inputs together may not be the same as the ratio in which you are putting your inputs together. So technique with everything, with every organization might change. So I hope I'm clear. So technique मतलब ratio होता है जिसमें हम inputs साथ में इकट्ठा लेके चलते हैं. अगला एस्पेक्ट है exchange. Exchange of goods should happen either with money or with other goods. तो बार्टर सिस्टम का थोड़ा सा यहाँ पे बात करेंगे. बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है? गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स, गुड्स आर एक्सचेंज्ड विद गुड्स एंड अदरवाइज आज हम लोग बार्टर सिस्टम का यूज नहीं करते हैं. टुडे गुड्स आर एक्सचेंज विथ मनी, जिसे हम अच्छी वाली लैंग्वेज में करेंसी बोलेंगे. गुड्स आर एक्सचेंज विथ करेंसी. सो यहाँ पे एक इनकन्वीनियंस की बात की गई है. प्राइमरी इनकन्वीनियंस तो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होता है. ये वर्ड याद रखिए कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट क्या होता है. ये हम अगले कुछ चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ने वाले हैं. वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट अ ग्लिम्स ऑफ आवर सिलेबस इन दिस. तो यहाँ पे इनकन्वीनियंस मेन होता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स. वो क्या होता है हम देखने वाले हैं. ओके, अब मैंने कुछ टेक्निक यूज़ की, बहुत सारी मेहनत की, फिर कुछ गुड्स बनाए, फिर वो मार्केट से बेच के फिर पैसा भी लाया. नाउ वॉट एवर इनकम यू गॉट, वॉट एवर इनकम या रेवेन्यू यू गॉट, क्या सारा ओनर अपने गले में घर लेके जा सकता है? That's impossible. Why? आपको बिजनेस अगले मंथ में बंद थोड़ी ना करना है. You will have to make sure that the business goes on. और अगले महीने में अगर आपको बिजनेस चालू रखना है तो you will have to meet other important expenditures. जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी फैक्ट्री का रेंट, उस जमीन का रेंट. Not only that, people who work for you, you will have to pay them, and that is why you must pay wages. इंटरेस्ट को लेमन्स लैंग्वेज में सिंपली डिफाइन करते हैं. सपोज टू बाय दैट मशीन, अगर आपने कहीं से लोन लिया है तो उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा. आफ्टर पेइंग ऑल दीज एक्सपेंडिचर्स एंड ओवरहेड्स, वॉट एवर रिमेन्स वो प्रॉफिट होगा एंड दैट विल बी एट द डिस्क्रिशन ऑफ ओनर. ये अल्टीमेटली ओनर के गले में जाएगा, या फिर मैं बोलूँगी एंटरप्रेन्योर के गले में जाएगा. So I hope this is very very clear. After you earn that income, सेल करके, गुड्स बेच के, सर्विसेज बेच के, क्या सारा पैसा are you able to take home? It's impossible. Why? Because if you have to make sure that your business keeps running, you have to meet few commitments. You have to meet some financial commitments rather. For example, you have to make sure that your factory runs in the next month. तो आपको उस फैक्ट्री का रेंट भरना होगा. देन यू विल हैव टू पे द वेजेस टू पीपल हु आर वर्किंग फॉर यू. देन कहीं पे आपने कुछ मशीन खरीदने के लिए, कुछ और कमिटमेंट मीट करने के लिए, इफ़ यू हैव बोरोड सम मनी, देन यू विल हैव टू पे इंटरेस्ट. आफ्टर मीटिंग ऑल दीज कमिटमेंट्स, वॉट एवर रिमेन्स वो होगा आपका प्रॉफिट एंड वो आप घर लेके जा पाएंगे. सो आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर. सो डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो पहले तो using technique and technology I made some goods, then I exchange those goods with
money. So first of all, I carried out production. After that production, I exchanged those goods or I sold those goods. After I sold those goods, जो रेवेन्यू आया उसका डिस्ट्रीब्यूशन सही से होना चाहिए. कैसे किया? सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई पेड रेंट, देन आई पेड वेजेस, then I made sure interest is paid, and whatever remains is my profit. I hope this is very clear. Okay, but ये टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फिर कौन सा कैसे करेंगे, उसमें फिर माइक्रो एंड मैक्रो का एक पहला थॉट हम देने वाले हैं. माइक्रो एंड मैक्रो का पहला हम थॉट देने वाले हैं. इट बेसिकली मीन्स प्राइसिंग ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. देखते हैं pricing of factors of production. It also explains how price per unit of land is defined. How price per unit of land is defined. थोड़ा सा इस पे डीप में बात करने वाले हैं हम लोग. मे बी दिस इज डिपेंडेंट ऑन वो जगह कहाँ पर है. सो इफ दिस पर्टिकुलर लैंड इज लोकेटेड नियर द हाईवे, देन ऑब्वियसली इट विल बी कॉस्टली और उसका रेंट विल बी ऑब्वियसली वेरी हाई. बट इफ़ द लैंड इज़ लोकेटेड एट अ रिमोट प्लेस जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के खास कोई फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है, तब वहाँ पे ऑब्वियसली रेंट भी कम होगा, या फिर आप लैंड खरीदने जाएँ तो आपको कम रेट पे मिल सकता है. सो ऐसी जो चीज़ें हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है, उसमें लैंड के अलावा और जो भी है ना, वेजेस भी डिटरमाइन करेंगे. कैसे? स्किल्ड लेबर के वेजेस विल बी मोर देन अनस्किल्ड लेबर. सो वेजेस डिफाइन करेंगे. फिर तीसरा हमने देखा था, ये देखिए ऊपर रेट पे बात किया, वेजेस पे बात किया, इंटरेस्ट डिफाइन करेंगे. सो सी फॉर एग्जांपल, इफ यू हैव बोरोड इट फ्रॉम बैंक, प्रोबेबली 10% पे लिया हो, या फिर समटाइम्स यू बोरोड फ्रॉम योर ओन ब्रदर या सिस्टर, तो आपको इंटरेस्ट रेट कम बैठ सकता है, से 5% और 4%. सो डिपेंड करता है. अगला इज इंटरेस्ट. सो माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके प्राइसेस डिसाइड करेंगे, क्योंकि हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं. डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? जो भी पैसा हमने कमाया है, जो भी माल हमने बेचा है, उसके बाद जो भी पैसे हमने कमाए हैं, वो सारे के सारे हमारे नहीं हैं. तो होल अमाउंट ऑफ मनी इज नॉट आवर्स. सम अमाउंट ऑफ मनी हैज टू बी डेफिनेटली कमिटेड टुवर्ड्स मेकिंग श्योर दैट द बिजनेस गोज रनिंग. जैसे अगले महीने का रेंट, देन पेमेंट ऑफ वेजेस, देन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट. तो ये डिसाइड करते वक्त सबसे पहले जो डिस्ट्रीब्यूशन का मेरा पहला अप्रोच है वो है माइक्रो अप्रोच, जिसमें मैंने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में और उनकी क्या कॉस्ट है मेरे लिए, उनके लिए मुझे कितने पैसे देने पड़ने वाले हैं, उसकी फिजिबिलिटी टेस्टिंग भी मैं करूँगी. ऐसा ना हो कि मुझे कहीं पे बहुत ज़्यादा पैसे खर्चा करने पड़ रहे हैं. यू हैव टू बी रीजनेबली स्पेंडिंग मनी. तो सबसे पहले हम माइक्रो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि प्राइस पर यूनिट ऑफ लैंड कैसे डिफाइन किया जाता है. दूसरा कि वेजेस कैसे डिटरमाइन करेंगे. सो इफ द लेबर इज अनस्किल्ड, तो ऑब्वियसली उसकी जो वेजेस हैं दे विल बी लेसर एज कंपेयर टू द वेजेस ऑफ द स्किल्ड लेबर. एंड अगला है इंटरेस्ट. दैट टोटली डिपेंड्स कि आप कौन से टाइप के बोरोइंग की बात कर रहे हैं. सो इफ यू हैव बोरोड इट फ्रॉम योर ओन फ्रेंड प्रोबेबली, या ओन ब्रदर सिस्टर, तो प्रोबेबली कम इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ सकता है. और बैंक से समटाइम्स इट कैन बी more. So that is nothing but micro distribution. So I hope this is very clear. Now in macro distribution हम लोग national income बांटेंगे among total factors of production.
तो एक्टिविटी एक्चुअली वही कर रहे हैं, लेकिन माइक्रो में एक इंडिविजुअल छोटा सा बंदा था हु वाज ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट हिज रेवेन्यू. नेशनल इनकम में वी आर डूइंग द सेम एक्टिविटी मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू, बट बहुत लार्ज स्केल पे कर रहे हैं. सो टोटल नेशनल इनकम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग टोटल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. तो ये बहुत बड़े स्केल पे हो रहा है. द एक्टिविटी इज द सेम बट इट इज हैपनिंग एट अ लार्जर स्केल. सो इससे ये पता चलेगा कि क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही से हुआ है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही से हुआ है इन द सोसाइटी, डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ है इन द सोसाइटी. ये हम इंश्योर कर सकते हैं इन द अप्रोच ऑफ मैक्रो डिस्ट्रीब्यूशन. तो यहाँ पे कुछ और भी एस्पेक्ट्स आने वाले हैं. हाउ डू आई डिस्ट्रीब्यूट दैट मनी टू द सोसाइटी, कि जो पैसा कंट्री में आता है वो सोसाइटी में कैसे सर्कुलेट किया जाए. सबसे पहले तो बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट. वी विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, दैट इज हाउ वी पे मनी टू पीपल. सो दैट इज वन वे ऑफ मेकिंग श्योर दैट मनी रीचेस पीपल इन अ फेयर मैनर. फेयर तरीके से पहुंचना चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो. दूसरा एस्पेक्ट है कि देखो उनके लिए कोई इनकम सोर्स जनरेट करो, या उनका इनकम सही से हो रहा है कि नहीं वो देखो. इट मे नॉट बी ऑलवेज टेक्निकली गिविंग जॉब्स टू पीपल, बट समटाइम्स इट कैन बी ऑल्सो क्रिएटिंग एन अपॉर्चुनिटी टू डू बिजनेस ऑल्सो. तो वो भी एक तरीका है इनकम जनरेट करने का. तीसरा है प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. Okay, why is it useful? So government will launch a lot of schemes, जैसे है मनरेगा या मिड डे मील स्कीम्स, जिससे क्या होता है पीपल हु आर नॉट एबल टू बाय फूड ट्वाइस, या जिनके बच्चे दे आर नॉट गेटिंग सफिशिएंट फूड. तो ऐसी चीज़ों के चलते व्हाट गवर्नमेंट कैन डू इज थ्रू डिफरेंट स्कीम्स विच इज़ अ पार्ट ऑफ प्लानिंग, we can make sure that their needs are, at least basic needs are fulfilled. इकोनॉमिक डेवलपमेंट के एस्पेक्ट में जैसे फार्मर्स को ज़्यादा पानी अवेलेबल हो जाए, ज़्यादा नहीं बोलूँगी मैं, प्रोबेबली सफिशिएंट पानी अवेलेबल हो जाए, इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, या फिर फार्मर्स के जो वेजिटेबल्स फ्रूट्स हैं वो डायरेक्टली मार्केट्स की तरफ पहुँच सके, इसलिए कंस्ट्रक्शन ऑफ बेटर रोड्स, या फिर कनेक्टिंग द विलेजेस, कनेक्टिंग द सिटीज़ थ्रू द नेटवर्क ऑफ रोड्स एंड रेलवेज. ये सारी की सारी चीज़ें हाथ में ली जा सकती है अंडर द एस्पेक्ट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. क्यों? टू मेक श्योर दैट जो नेशनल इनकम हम कमा रहे हैं, इज इट बीइंग प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूटेड टू द सोसाइटी. इसका डिस्ट्रीब्यूशन फेयर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या अनफेयर तरीके से कुछ कम ही लोग उसका ज़्यादा फ़ायदा उठाते हैं एंड दे आर गेटिंग रिचर एंड पुअर पीपल आर गेटिंग पुअरर. ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसलिए प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज एब्सोल्युटली नेसेसरी. द लास्ट वन इज इंटरनेशनल ट्रेड. थ्रू दैट वी ट्राई टू एक्चुअली टेक्निकली रिड्यूस इम्पोर्ट्स एंड एनकरेज अ लॉट ऑफ एक्सपोर्ट्स. सो जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ का अल्फांसो मैंगो इज़ फेमस वर्ल्ड वाइड एंड वो बहुत अच्छी प्राइस में बाहर बिकता है. सो एक्सपोर्टर्स को उनके गुड्स का सही प्राइस मिल सके. जो इम्पोर्टर्स हैं उनसे अनफेयर तरीके से ज़्यादा चार्जेस ना वसूल किए जाएँ. सो इम्पोर्टिंग एंड एक्सपोर्टिंग एट फेयर प्राइजेस, ये भी एक बेसिक एस्पेक्ट होता है इंटरनेशनल ट्रेड का. सो ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर बेसिकली नेसेसरी टू मेक श्योर कि मैक्रो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम सही से हो. लेट्स लुक एट द एस्पेक्ट्स वंस अगेन. एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो सो दैट पीपल कैन अर्न मनी, या इनकम अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो, या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करो सो दैट पीपल कैन एक्सप्लोर द अपॉर्चुनिटीज एज पर देयर पोटेंशियल. प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पर्टिकुलरली सोशल अपलिफ्टमेंट ये एक एस्पेक्ट होता है, जिसमें देयर कैन बी सम स्कीम्स दैट सपोर्ट फार्मर्स, देयर कैन बी सम स्कीम्स दैट सपोर्ट फ्री एजुकेशन, फ्री प्राइमरी एजुकेशन और फ्री एजुकेशन फॉर गर्ल्स, to make sure that everybody in the society is benefited out of what the country is earning. And the last one is international trade, जो कि fair terms पे होना चाहिए, fair prices for exports and fair prices for imports. So ये हो गया हमारा macro distribution followed by macro distribution.